जय हिंद दोस्तों। I don't respect those who I don't respect me। मतलब जो लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, जो हमारी कदर नहीं करते हैं, उनकी हम भी कदर नहीं करते हैं। That's called you can call it ego। जिसे आप क्या करते हो, उस ईगो कहते हो। लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये I can call it self respect। मैं इसको आत्मविश्वास कहता हूँ, मैं आत्म सम्मान कहता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट कहता हूँ। क्यों? देखिए, उन लोगों का कदर मत कीजिए जो आपका कदर ना करें, है ना? ये चीजें है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, बस अगला इंसान जो है वो बस इस या उसकी जो रिक्वायरमेंट होता है, क्राइटेरिया होता है, उससे पूर्ण करके और फिर हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे पास एटीट्यूड भी होना। कहते हैं ना कि अगर समंदर खड़ा नहीं होता तो लोग समंदर को भी सुखा दिया करते हैं, लेकिन रीजन है तो इसलिए वो आप लोग क्या करो, अपने अंदर थोड़ा एटीट्यूड भी रखो। इतना भी ना करना आपको कि कोई क्या बताएगा, है ना? तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके विषय में हम चलते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स का यानी गणित का संपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाएगा प्रॉपर टाइम से। जो क्लास 10 के लिए अभी ये बैच हमारा लॉन्च हुआ है, जिसका जो दोनों मीडियम में अवेलेबल है, यानी आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो चीजों को, और अगर आप बिहार बोर्ड से हो यानी हिंदी मीडियम से हो तब भी आप इससे समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं हम लोग इसमें कंटेंट जो बनाए हैं वो सब के सब जो है आपका बाइलिंगुअल है ना? तो देखिए, एक्चुअली जो है ये मेरा जो बैच का नाम है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, जो 2024 के लिए लॉन्च किया जा रहा है और ये बोर्ड परीक्षा के लिए है। खास करके इसको तैयार किया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना? और देखिए, एक्चुअली ये पैड क्लास है हम लोग का, जो ऑफलाइन में इसकी जो फीस है वो है 4999, लेकिन आपके लिए खुशी की बात है कि ये जो हमारा पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर है, ये पूरे ऑफलाइन फीस को यहाँ ऑनलाइन में 0 रुपीस कर रहा है। यानी हम आपको यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे, ये सारे बेसिस आप सारे वीडियो फ्री में देख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आपको साथ में क्या दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, जिसका पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं इसके लिए पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बस अब कुछ नहीं करना है, सभी आप लोग अपने दोस्त साथी रिश्तेदार सबको शेयर कीजिए, क्योंकि अब कोई वो लड़का नहीं बचेगा जो क्या, अब कोई भी छात्र छात्रा जो है अपने पढ़ाई को पूरा करने, बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन पैसे की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अब वो समय गया कि जो राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना? अब वो राजा बनेगा जो असल राजा बनने का हकदार होगा, है ना? देख लीजिए, आप अपना पढ़ाई पूरा कर पाएंगे, पैसा बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर क्या लाया है, आपके लिए फ्री में पूरी बैचेस लॉन्च कर रहा है। जो अभी सबसे पहले फिलहाल आपको हम लोग 10 क्लास की जो वीडियो है वो सब के सब चीजें कंटेंट हम आपको फ्री में अपलोड करके दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। जो हमारे पैड क्लास कितने का है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऑफलाइन के बच्चे कितने पैड करके कितने पढ़ते हैं, और जो आपको मुफ्त में किया जा रहा है। इसलिए अब आप बहाना मत बनाइए कि अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है या सफिशिएंट पैसे नहीं है जिसकी वजह से आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सके। लेकिन अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप उस स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करके आप एक अच्छी इंसान बन सकते हो, आप भी बोर्ड में टॉपर बन सकते हो। बस आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और केवल जुड़ने से नहीं होगा, प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें होगी। कहते हैं ना, बिन मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों मेहनत करना। अरे किसी की
मतलब क्या वो गुरूर ही किस बात की, जो मतलब बाप के पैसे पर अगर कोई दिखा रहा है, घमंड कर रहा है, गुरूर कर रहा है, तो फिर मजा क्या है, इसमें कोई मजा नहीं। बाप अगर पैसा बेटे का हो, बाप मौज कर रहा है, तब तो वो एटीट्यूड कहलाता है। यहाँ के बच्चे क्या हो रहे हैं, आज भी देखा जा रहा है बाप के पैसे पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा पैसे रखो, अपने पैसे पे किया करो, तब तो समझ में आएगा ना चीजें। चलिए, तो आज हम लोग का ये इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। अब चलते हैं, लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, इस चैप्टर में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम जानने वाले हैं। देखिए, ऑल चैप्टर्स सभी चैप्टर्स को हम देखेंगे। पहले तो हिस्ट्री जानेंगे, और हिस्ट्री जानने के बाद सेकंड जानेंगे उसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, और बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद हम उस चैप्टर का थ्योरी जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे उस थ्योरी में इंपॉर्टेंट जो चीजें होगी, जैसे कि मेन कंसेप्ट क्या है और उसमें रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या है, उन फॉर्मूला को भी देखेंगे। और फिर उसके बाद चौथा नंबर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा, और नेक्स्ट होगा आपका ट्रिक, जो हर चैप्टर का एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको ट्रिक भी प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद से क्या है, यूज भी जानेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर का इस्तेमाल क्या होता है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद देखिए चीजें, और भी चीजें जानना है हमें। चलिए देखिए, सेकंड नंबर में यूज आने के बाद हम लोग टेस्ट देखेंगे, छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ताकि तो तभी तो समझ पाए कि आखिर हमने इन चीजों में फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा क्या। तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे किसी भी प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हैं तैयारी, तो फिर इन 5-7 चीजों को तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अच्छी तगड़ा से तैयारी करना चाहते हैं तब, और नहीं करना चाहते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, आज हम लोग रियल नंबर यानी फर्स्ट चैप्टर जो है 10th क्लास का वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर, यानी सबसे पहले जान रहे हैं वास्तविक संख्या का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपको 9th क्लास में बहुत सारे वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल्स में हम हिस्ट्री बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको केवल जो मेन चीजें आएंगे उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको इस फर्स्ट चैप्टर में जो है एक बेटिया है जिनका नाम है यूक्लिड साहब, तो यूक्लिड जी आएंगे, इनके बारे में इस पूरे चैप्टर में जिक्र होगा। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये यूक्लिड साहब हैं कौन, है ना। उसके बाद आगे तब तो जानेंगे, तो उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आदमी समझ पाएगा, तो थोड़ा ये जानना उचित हो जाता है यहाँ पे। चलिए समझते हैं। Euclid was an ancient Greek mathematician active as geometry considered as the father of geometry and elements in the 18th century। मतलब ये जो है एक ज्योमेट्रियन है, एक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने क्या किया है, जिनको मतलब बहुत सारे ज्योमेट्री चीजों में डिस्कवर किए हैं, बहुत सारे एलिमेंट को खोजे हैं इन्होंने, और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति का पिता किसे कहा जाएगा, ज्यामिति। तो ज्यामिति का जो फादर आप बोलिएगा या एलिमेंट्स का फादर किनको बोला जाएगा, तो यूक्लिड साहब, क्योंकि यूक्लिड साहब जो ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करा है, बहुत सारे थ्योरम किए हैं, इसलिए। देखिए, अब समझते हैं डाइट, मतलब ये इनकी मृत्यु का कोई कहां हुई, तो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट मिस्र में, जो अभी हम लोग मिस्र के नाम से जानते हैं इजिप्ट को, तो वहां पर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हुई। और जैसे इनका राष्ट्रपिता क्या था, तो राष्ट्रपिता था ग्रीक के निवासी थे, और फिर क्या था, तो ये एक मैथमेटिशियन थे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीजें। देखिए, सबसे पहले आपको एक नोट्स याद रखना होगा, जिसमें आपको बताया गया है, देखिए कि नंबर
नंबर सिस्टम का खोज मिस्र के लोगों ने की थी। यानी सबसे पहले नंबर सिस्टम का जो है डिस्कवरी किसने किया है? तो मिस्र के लोग यानी इजिप्टियन किए थे, इजिप्टियन। तो मिस्र के लोगों ने किस प्रकार का नंबर सिस्टम का खोज किया था? तो उसका नाम है सीफोर्ड नंबर सिस्टम की खोज हुई थी। मतलब मिस्र के लोग सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का खोज किए थे, लेकिन उस सिस्टम का नाम क्या था? तो उस सिस्टम का नाम था सीफोर्ड नंबर सिस्टम। ये आपके इस चैप्टर का हिस्ट्री हो गया। अब हम लोग दूसरी पॉइंट जानेंगे जो इस चैप्टर का क्या होगा? बेसिक कंसेप्ट होगा, है ना? वही बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। हेडिंग हो गया, हेडिंग लगा लीजिए। देखिए जब भी आप मेरे साथ जुड़िए ना तो सबसे पहले आप क्या करिए कि कॉपी कलम लेके ही बैठिए, ताकि नोट्स जो होगा आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। अब चूंकि बोर्ड है, एक्चुअली हम आपको पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एक होता है ना ओरल नोट्स जो आप अपनी तरफ से जो बनाया जाता है नोट्स, वो प्रॉपर नोट्स होता है, बेस्ट नोट्स होता है दुनिया के किसी भी नोट्स से कंपैरिजन कीजिएगा। इसलिए आप लोग ये प्रयास कीजिए कि कॉपी कलम लेकर ही बैठिए, ताकि बेस्ट होगा, उसमें आप अच्छे से सारी चीजों को अपनी भाषा में लिख सकते हैं, है ना। देखिए बेसिक मैथ्स और कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या। आज हम आपको बता रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप देखिए एक ही वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले बेसिक चीजें जानेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या है, क्या होता है, नहीं होता है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेसिक होगा नंबर का आएगा, जल्दी बताइए। सबसे पहले देखिए डिजिट क्या होता है, क्या डिजिट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं, डिजिट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिजिट का डेफिनेशन होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को ही अंक कहा जाता है। इसकी संख्या डिजिट की कोई पूछेगा संख्या कितना होता है, तो ये 10 होता है। इसी 10 से दुनिया के सभी नंबर बनते हैं। दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो किससे बनते हैं? इन्हीं डिजिट से बनाया जाता है। चाहे बड़ी सी बड़ी संख्या कोई भी हो, चाहे छोटी सी छोटी संख्या हो, तो सब की दुनिया की सारी संख्याओं को किससे बनाया जाएगा? अंक से बनाया जाता है। यही 10 अंक है। इसके बाद देखिए अब एक क्वेश्चन हमको बताइए, जब आपको बता दिया डिजिट क्या होता है, थोड़ा ये बताइए। क्वेश्चन है 0 2 इस संख्या में कितने अंक हैं? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आंसर ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिख दिया हूं, बट आपको देखो 1 डिजिट 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कितने डिजिट हो गए? 2 अंक हो गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप बताओ इसमें कितने डिजिट हैं? सेम क्वेश्चन है, कुल कितने अंक हैं? तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, यानी इसमें टोटल कितने अंक हुए? 5 अंक हो गए। अब नोट याद रखिएगा, एक प्यारा सा नोट है जिसको याद रखिएगा। डिजिट देखिए यहाँ पर हम अपने को डिजिट लिख दिए हैं, यहाँ पर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट एंड सो ऑन। इस तरह के अंक दे दिया जाएगा और छोटा बड़ा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो देखिए केवल बोर्ड लेवल की चीजें इसमें नहीं है, बोर्ड पे तो है, बोर्ड पे तो ऊपर पड़ जाएगा। ये कंटेंट जो है आपके बोर्ड लेवल से भी अवेलेबल है, ताकि इसमें थोड़ा कंपटीशन लेवल का भी चीजें ऐड करके रखें, ताकि आपको ये नहीं बोर्ड तो एग्जाम जैसे निकाल लिए और फिर उसके बाद से कंपटीशन का जो तैयारी करना है तो फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से पढ़िए चीजें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? आप किसी कंटेंट के अकॉर्डिंग आप अपना बेसिक भी मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अपने के पूरे कंपटीशन का प्रिपरेशन इससे कर सकते हो। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बचेगा। बस ये करें, समझ लो ध्यान से, बस अपने जो कहा जाता है, आपको पता है कि महात्मा बुद्ध कहा करते थे
कि दुनिया में सबके पास पूरी दुनिया में दुखों से भरा है, और दुनिया का जो दुख बढ़ा है सभी दुखों का एक ही कारण है, इच्छा। और खुशी की बात यह है कि हम अपने इच्छा पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और जो इंसान कहा जाता है कि अपने मन को कंट्रोल कर सकता है ना, पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, वो भगवान से लेकर कर सकता है। इस तरह की चीजें हुई है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को थोड़ा कंस्टेंट रखो, केंद्रित रखो। जब भगवान से उतनी कनेक्शन हो सकता है तो ये चंद कंसेप्ट आपको क्यों समझ में नहीं आएगा? ये तो छोटी चीजें है, आपके लिए तो से चीजें हो जाएंगी। उतनी देर के लिए आप अपने आप को कंस्टेंट नहीं कर सकते हो, उतनी देर तक आप अपने आप को केंद्रित नहीं कर सकते हो, अवकाश कर सकते हो। बस हौसले की जरूरत है, उस जुनून की जरूरत है, उस जज्बात की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ उस जज्बा और जुनून लेकर ही आएंगे। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं, एक अंक यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए, एक अंक का डिजिट मतलब वही बताए अंक होता है ना? तो एक अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 0। एक अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 9। फिर एक 2 अंक का सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 10। सबसे बड़ा नंबर 99। फिर ये 3 अंक का तो क्या करिए, 1 और 2 0, यानी कितना आएगा? विचार का छोटा पूछ रहा है तो 1 और 3 को 0 लगा दीजिए। फिर 5 कह रहा है तो 1 4 को 0 बिठा दीजिए। उसी तरह से 10 को पूछेगा कि 10 अंक का सबसे छोटा नंबर बताइए तो 1 और 9 को 0, है ना? इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा। और फिर अब बड़ा करके ध्यान दीजिए, बड़ा में तो तुम्हें टेंशन लेना होता है। बड़ा में क्या करना है? अब देख लीजिए, बड़ा में 1 अंक का तो 1 गुना, 2 अंक का तो 2 गुना, 3 अंक का तो 3 गुना, 4 अंक का तो 4 गुना। इसी तरह से अगर 10 अंक का दिया तो 10 को नंबर पर बना दीजिएगा। 100 अंक का दिया तो 100 फटाक से 900 गुना लिख देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम छूटना नहीं चाहिए, है ना? एक अंक बड़ा, 5 अंक बड़ा, छोटा, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है कंपटीशन में, छोटी-छोटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सैनिक स्कूल में। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। या कभी जनरल का तैयारी करोगे तो वहां पर क्वेश्चन आ जाता है, या किसी क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाता है कि जिसको ये अंक वाला नहीं पता रहेगा, फिर वो उस लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। चलिए, अब सबसे खास बात ये है, चलिए अब हम लोग मेन चीजें देख रहे हैं, ये कि आखिरकार नंबर कहते किसको है? आप जिंदगी अभी मान के चलो, अपनी पूरी जिंदगी आप मानते हैं कि अगर 10th में है तो 15-16 साल में तो ये हो गए होंगे, तो 15-16 साल में आपने नंबर कई बार पढ़ा होगा। तो ये बताइए सबसे पहले कि नंबर कहते किसको है ना? तो याद रखिए, हमको पता है, आप ये कर चुके होंगे, नंबर संख्या कहते किसको है। तो देखिए, डेफिनेशन है, a word or symbols that indicates a quantity of anything are known as number। यानी संख्या क्या है? तो एक ऐसा शब्द है या संकेत है जिससे मात्रा का बोध होता है। संख्या क्या है? संख्या एक शब्द या संकेत है जिससे किसी पदार्थ की मात्रा का बोध होता है, उसकी क्वांटिटी की पता चलती है। जैसे यहाँ 5 काउस है, तो 5 से ये तो हमें पदार्थ जो है मेटर का पता चल रहा है, मतलब जो एनिमल से ये क्वांटिटी का तो पता चल रहा है ना, यहाँ पे 5 कितने का हो, तो यहाँ पे क्वांटिटी हमें पता चल रहा है, क्वांटिटी, इसकी संख्या पता चल रही है कि कितना का है, गाय कितनी है, तो 5 को है, तो 5 ये क्या हो गया हमारा? संख्या हो गया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट, बहुत तगड़ा चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, संख्या तो आपको समझ में आ गई, संख्या किसे कहते हैं? संख्या वह शब्द या अक्षर है जिसे किसी भी पदार्थ की मात्रा का बोध होता है। डिस्कवर्ड ऑफ पाई। देखिए पाई का खोज किसने किया, ये क्वेश्चन आता है कभी। तो पाई का खोज किसने किया था? भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ जीरो का खोज किसने किया है? ये बेसिक क्वेश्चन है, आप कई बार सुने होंगे। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको समझिए। देखो आप सुने होंगे कि जीरो का जो खोज हुआ वो
आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन एक्चुअली जीरो का जो शेप बढ़ा दिए है ना, इससे को खाली दिए आर्यभट्ट साहब, ये आर्यभट्ट जी खाली का दिए हैं जीरो का थोबड़ा दिए हैं, जीरो का थोबड़ा इससे दे दिए आकार दिए हैं। और मेन चीज जो दिए हैं, यानी मेन जो श्रेय दिया जाता है वो जाता है ब्रह्मगुप्त को। ये ब्रह्मगुप्त जो हमारे लिए भारतीय गणितज्ञ हैं, इन्होंने 628 ईस्वी में जीरो का क्या किया, डिस्कवर किया था। तो इस याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त साहब जीरो का खोज किसने किया, शेप दिए हैं आर्यभट्ट और खोजे किसने हैं, ब्रह्मगुप्त साहब। ब्रह्मगुप्त साहब क्या कहते हैं, खोजे हैं। और इन्होंने बहुत सारे और भी लॉ दिया है, जैसे लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये जोड़ घटाव का नियम भी इन्होंने किसने दिया है, तो ब्रह्मगुप्त साहब ने दिए। इन्हीं में क्या क्या था, जोड़ घटाव का नियम भी दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन देखिए उसे, बोर्ड की वजह से नहीं। चलिए अब हम लोग का मेन चीज यहां से शुरू होता है, ध्यान दीजिए क्या लिखा, हेडिंग डालिए कॉपी में, हेडिंग डालिए जल्दी से, समिश्र संख्या। समिश्र संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बाबू दो टाइप का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका रियल नंबर, जो कि सर्कल में भी पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या, और रियल को वास्तविक संख्या। तो बारी बारी से सबको पढ़ते जाते हैं। देखिए ये बता के आप लोग बाइलिंगुअल है, लेकिन दोनों में डायमेंशन है। अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में नोट कीजिए, हिंदी में नोट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, रियल नंबर। तो ध्यान दीजिए, वैसे रियल नंबर किस कहते किसे हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ग्रुप को, के समूह को एक क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। जैसे मान के चलिए मैंने एक यहाँ पे डब्बा बना दिया, इसमें बात ये सब का बात है परिमेय संख्या, इसमें बात ये परिमेय संख्या। और एक डब्बा बना दिए, इसमें बात ये अपरिमेय संख्या। और ये दोनों डब्बा को एक बड़ा ढाबा में लेकर और दिए परिमेय प्लस अपरिमेय। तो इस डब्बा का नाम क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी समझ आया, परिमेय संख्या सब, अपरिमेय संख्या सब, इस सब के ग्रुप को, के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। चलिए डेरिवेशन को समझिए एक बार। दिया है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में आपका डेफिनेशन होगा, द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे 5, 1, 2। और हो जाएगा आपका 4/3 -1/3 √2 √3। ये सारे नंबर जो है आपका क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर के बाद आइए, अब हम लोग समझते हैं इमेजिनरी नंबर। तो याद रखिए, इमेजिनरी नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आप नंबर टाइप के डिनोट भी नहीं कर सकते हो, सूचित भी नहीं कर सकते हो, बट इसको क्या किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। और इसका पहचान होता है कि ये जो होगा नंबर, ये रूट के अंदर माइनस में होगा। ये जो इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी है कि ये रूट के अंदर होगा और माइनस में होगा। रूट के अंदर प्लस माइनस में रहेगा और रूट के अंदर।
और एक और भी इसका है कि -1, जैसे क्या हो गया -√1, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो i से इसको सूचित किया जाता है या इसको j से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए, इधर काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी संख्या को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। इसका डेफिनेशन हुआ वैसा संख्या जो रूट के अंदर माइनस में होता है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, यानी बच्चा के अंदर हो किसमें, माइनस में, तो उसको क्या कहिएगा, बिल्कुल आपको बोलना है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। वैसे नंबर आप देखे होंगे रूट के अंदर जो माइनस में होता है इस तरीके के, तो इसको आपको डायरेक्ट क्या पहचान लेना है कि इमेजिनरी नंबर है क्या है, काल्पनिक संख्या। जैसे आपका हो गया √-1, √-2, √-5, ऐसे डॉट डॉट का अंदर इंफिनिटी तक, अनंत तक जा सकता है ये नंबर। बहुत सारे होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे चीजें क्या है समझना। अब देखिए, अब इसका भी बंटवारा हो गया, यानी वास्तविक संख्या जो होता है ये भी दो तरह का हो जाता है। अभी तो हमने देखा कि पहले सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह का था, इमेजिनरी और रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब जैसे काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या खत्म हुआ तो वास्तविक संख्या का भी प्रकार दो तरह का हो जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और दूसरा जानते हैं इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, पहले इसको समझ लिया जाता है परिमेय संख्या, आगे इसको ध्यान से समझिए। रेशनल नंबर यानी वैसा संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है जहां p और q एक पूर्णांक है एवं q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यानी यहाँ पर आपका q does not equal to 0, q does not equal to 0 होता है। p और q क्या है, p and q आर इंटीजर, यानी ये दोनों क्या हैं, इंटीजर। ये दोनों जो है आपका पूर्णांक होगा, पूर्णांक। अब पूर्णांक आपको समझ में नहीं आता होगा, पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाला, प्लस वाला और जीरो, इस सब को एक डिजिट में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो आपको निश्चित रहेगा प्लस पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, इन सबको एक डिब्बा में डाल दीजिएगा, इस डिब्बा का नाम क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए एक यहाँ पर चीजें और भी याद रखना है कि एग्जांपल में जैसे 1 2 3 4 5 -1 -261, इस तरह का ये नंबर आप देख रहे हो ना, -23 -1/2 -5/7, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में या इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होगा और q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इस फॉर्म में जब हम लिख पाते हैं तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है। इसके बाद देखिए अब अपरिमेय संख्या देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में देखिए अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, यानी वैसे ही देखिए एकदम डायरेक्ट उल्टा, वो परिमेय में जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय, और जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय। नाम से परिमेय और देखते हो ना, और जो चीजें होता है तो उल्टा कर देता है। जैसे आप पढ़े होंगे असंभव, और इसी का क्या होता है सिंगल संभव। तो जो अ आता है ना किसी वर्ड में अ आकर उसकी मीनिंग को क्या कर देता है, बदल देता है, उल्टा कर देता है, बस वही है परिमेय, और उसका उल्टा अ आ गया है तो उल्टा कर दीजिए, जिसको परिमेय को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। संभव मतलब समझते हो ना, संभव पॉसिबल है और असंभव मतलब इम्पॉसिबल है पॉसिबल।
तो देखिए यार समझिए, वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाता है जहां p और q एक पूर्णांक है एवं q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बिना कि q का मान कभी जीरो रहे तो जीरो रख के करो तो फिर वो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या भी नहीं कराएगा, परिमेय तो दूर की बात है। जैसे अंडर रूट ऑफ ऑल इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझने के लिए थोड़ा सा मेरा हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, समझिए इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे दे रहा हूँ, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आप सभी स्क्वायर निकाल कर देखते हैं इसको, यहाँ एक का स्क्वायर निकलते हैं। तो देखिए एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका 16, 25 इस तरह का है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं क्या, इसको आप बोलते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर PSN कहा जाता है। ये 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह का ये जो सीरीज बनता जाएगा ना, विभाजित तो देखिए 4, 7, 8, 9 तो ऐसे ही पूरा बढ़ाते जाओ, तो ये जो एक श्रृंखला बनेगा, एक सीरीज बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन इसके अंदर और कुछ बाकी होगा, ध्यान से देखो। देखो अब दिख रहा अंदर क्या बाकी है, यहाँ आपका छूट गया है 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, और फिर 3 के बाद 4 आ गया, और फिर 4 के बाद क्या आ गया 5, फिर 6, फिर 7, तो 8 भी है, तब नंबर आएगा। और फिर इसके बाद तो ये जो एक नया सीरीज बन रहा है ना आपका 2, 3, 5, 6, 7, 8 इस तरह के और सीरीज बनेगा। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको क्या कहेगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाता है, स्क्वायर नंबर। तो ये अब इसको आप रूट में डाल दो, ये सब रूट में डाल दो, ये सब के सब क्या बन जाएंगे, अपरिमेय संख्या बनेंगे। इस जो जितने भी ये इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसको केवल रूट के अंदर डाल दोगे तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे, अपरिमेय संख्या बन जाएंगे। देखिए जैसे √2, √5, √7, 5, 1.1 फिर 1.0010 डॉट ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके, सब के सब इरेशनल नंबर कहलाएगा। अपरिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं किससे आए हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जब हम इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट के अंदर डालते हैं तो वो नंबर अपरिमेय संख्या होता है। चलिए एक नोट और याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या भी 2 तरह की होता है। अभी तो हमने देखा कि किसके बारे में, वास्तविक संख्या 2 तरह का था, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय भी 2 तरह का हो जाता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, परिमेय में 2 तरह का कौन कौन सा हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, पहला हो जाएगा आपका भिन्न संख्या, जिसको हम लोग फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, भिन्न संख्या। अब इसको शॉर्ट वर्ड में ये जो ज्यादा लेने करने से सिलेबस पीछे हो सकता है, इसलिए हम ज्यादा लेने ही नहीं। तो देखिए भिन्न आप बहुत पहले से 3-4 से ही पढ़ते आ रहे होंगे ना कि फ्रैक्शन नंबर, यानी इसको p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q कुछ भी हो, 0 और कुछ भी हो, तो इसको हम क्या करते हैं 0, 1, 2, 3 हो, 0 या 1, 2, 3 डॉट n तक जाए, ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। जैसे आप -3, -5, 0, -1/2, 1/5, 1/20 इस तरह के जितना भी ये सब नंबर है, ये सब के सब क्या है, भिन्न संख्या है। ये डेसिमल में भी हो सकता है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो डेसिमल और होल नंबर, इस तरह का आ जाता है। और दूसरा होता है इसके अंदर पूर्णांक, यानी परिमेय संख्या 2 तरह का, पहला भिन्न संख्या, दूसरा पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर और इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है, ये p by q के रूप में तो होता है, लेकिन इसका यूज होगा, इसमें देखो 0 भी हो सकता है,
या और दिया गया है तो वहां 0 या 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट अनंत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है पूर्णांक, इसका मतलब देखिए क्या होता है, ये p बटा q के रूप में हो सकता है जहां पर q का वैल्यू 1 2 3 इस तरह का माइनस भी हो सकता है। इस तरह के जो नंबर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। या सबसे सिंपल वे में याद रखिए, इसके अंदर तीन चीजें होगी, अभी बताए हम आपको, प्लस पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे और जीरो होगा। इन तीनों को एक डब्बा में भर दिया जाए, इस डब्बा का नाम क्या हो जाएगा, इंटीजर यानी पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक देखिए अब इसके बारे में समझते हैं। पूर्णांक भी तीन तरह का होता है। पूर्णांक में कौन कौन होगा तीन तरह का, पहला ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक और तीसरा धनात्मक पूर्णांक, यानी ये वाला तीन चीजें हैं आपको दिखाई दे रहा है। पूर्णांक कितने तरह के, तीन, कौन कौन, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य। ये तीन चीजें जो है इसके आधार पर हम पूर्णांक को तीन जगह बांटे हैं। तो देखिए ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 और इनफिनिटी तक जाएगा, ये संख्या हमको क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। दूसरा में शून्य पूर्णांक किसे कहेंगे, या जीरो इंटीजर किसे कहा जाता है, ओनली जीरो। जैसे धनात्मक पूर्णांक, नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक तो 1 2 3 4 5 6 7 100 बेसिकली इनफाइनाइट जाएगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, तो ये कहां से जाएगा, अनंत। 8 है तो प्लस या तो पलट जाएगा, तो इसको कहते हैं अनंत। इसका सिंबल है अनंत, अनंत इनफिनिटी। इनफिनाइट है, इनफिनिटी है, इनफिनिटी तक जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, धनात्मक, क्योंकि इसके आगे प्लस साथ है, प्लस 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 सिंबल है, इसलिए धनात्मक संख्या जीरो पे तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो पे तो कोई वो करता नहीं है, प्लस माइनस न्यूट्रल है। और ये तो इसके समय देखिए इस चीज याद रखिएगा, माइनस में हमेशा में अगर माइनस में नंबर जो होता है उसको माइनस दर्शाना पड़ता है, लेकिन प्लस में जो नंबर होता है उसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता है, वो अंडरस्टैंडेबल होता है, वो लोग समझ जाते हैं, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक को कोई प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती में गिने जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी ये जो धनात्मक संख्या देख रहे हो, जो कहां से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 कहां जा रहा है, अनंत तक, इसी को आप कहते हो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहा जाता है। या आप क्या कह सकते हो, गिनती में गिने जाने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है ना। दोस्तों समझ में आ रहा है, इसे कमेंट करके जरूर बताना, ओके। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से बता रहा हूं, प्राकृतिक संख्या गिनती में गिने जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या धनात्मक पूर्णांक को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो आप समझिए इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती में गिने जाने वाली संख्या को क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक, अनंत तक। कहां तक मित्र हो जाएगा, अनंत, इनफिनिटी तक जाएगा। ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा नंबर देखिए इसमें पूर्ण नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में देखिए हम प्राकृतिक संख्या जो होता है उसमें हम शून्य को ऐड कर लें, यानी ये जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, अब हम शुरू करते हैं 0 से। तो जब हमारा 0 से शुरू होने लगता है नंबर, तो उसको हम कहते हैं क्या, पूर्ण नंबर, यानी पूरा, कहते हैं ना जीरो, मतलब 0 बिना सब सुना सुना वही 0 है। जब तक नहीं आएगा तब तक पूर्ण नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, कोई कुछ भी चीज पूरा नहीं होता। तो 0 बड़ी अच्छा चीज है, शुभ चीज है। तो इसलिए ये बेचारा बेजुरा था, और जो इसे 0 अधूरा था, और जो इसे 0 मिला, ये क्या बन गया, पूर्ण नंबर बन गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, एकदम कंप्लीट संख्या हो गया। कब, जब 0 आ गया।
सोच रहे हो ना जब जीरो नहीं होता होगा तो कितना दिक्कत होता होगा किसी चीज को गिनने में लिखने में। बताओ ना हर जगह ये जीरो ऐसा बचता है कि फिर भी बड़े नंबर लेकर 10 गुना लेके चल जाता है। आगे भी और बढ़ाओ देखो क्या कौन है दिल में ना कितना मैंने दे दो आगे भी बढ़ाओ देखो अलग ही रूल होता है इसका। चलिए अब समझिए तो पूर्ण संख्या आपको समझ में आया होगा। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में आप जीरो मिला दिए, यानी एक से शुरू हो रहा था, आप जीरो से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? दोज नंबर which is starting from zero are known as whole number। इवन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या। ध्यान दीजिए नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा इवन नंबर किसे कहते हैं? which numbers are whole divisible by 2 are called even numbers। यानी वैसी संख्या जिसे 2 से पूरा पूरा कट जाए, जिसे 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए अर्थात कट जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका इवन नंबर कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे ये प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये सब के सब क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 ऐसे करके कहां तक? इंफिनिटी तक। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इस नंबर को ही कहा जाता है सम संख्या, जो उसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, यानी दशमलव में ना आए। जैसे आप देख लीजिए ना, हम 14 लिखे हैं तो 14 देखिए ध्यान से, 14 में 2 से भाग लीजिए, डायरेक्ट कट गया 7 बार में, 7 में का आंसर आ गया। ये दशमलव में नहीं है, कंप्लीट नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको पास नहीं का है इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। चलिए अब सम संख्या जानने के बाद अगला नंबर आता है विषम संख्या, जिसको क्या कहेंगे मित्र? ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, विषम संख्या कहलाती है। which numbers are not whole divisible by 2 are called odd numbers। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका विषम संख्या। एक चीज याद रखने वाला, जैसे भी याद रखिए 2 3 5 7 है ना, इस तरह के जो नंबर है ये सब के साथ क्या नंबर कहलाएंगे? विषम संख्या। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर भी 2 दिए हैं, सम संख्या में भी और विषम संख्या सम विषम दोनों में है। यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है? ऑड भी है इवन भी है, खचरा है, दोनों तरफ जा रहा है। चलिए अब पांचवा नंबर समझिए, पांचवा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पूरी चैप्टर इसी में खेलना है। प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या। मित्रों क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या यानी वह संख्या है जो एक से एवं खुद से कटता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी दुनिया की वैसी संख्याएं जो एक तो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, उसी को क्या कहिएगा? प्राइम नंबर। जैसे देखिए दे रखा है 1 3, एक बेचारा एक तो एक से कटेगा और 3 अपने से कटेगा और दोनों नंबर से काट नहीं सकते हैं, और 5 अपने से कटेगा, 7 अपना से खाली कटेगा और 1 से कटेगा। तो वैसा नंबर जो खुद से कटे यानी सेल्फ कटे और 1 से कटे, उसको क्या कहिएगा? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो खुद से कटे और सेल्फ से कटे, सॉरी खुद से और 1 से, सेल्फ एंड वन। which number that is divisible by 1 and self are known as क्या? प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो 1 से कटे और 2 से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो गया which numbers are divisible by 1 and self called prime number, as जैसे कि 1 3 5 7 11 डॉट डॉट
ये सारी चीजें जो है ये कैसी संख्या है जो खुद से कटेगी और एक से कटेगी, यानी इसमें भाग लगाइएगा तो भाग लगाने से कौन कौन संख्या से कटेगा, एक के लिए एक से और बाकी खुद से, और कोई नंबर इसको काट ही नहीं सकता। तो ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब ये ना भाज्य मतलब जो भाग लग जाए, अभाज्य मतलब जिसमें भाग लगे ना, लगेगा किससे, एक से या खुद से। कंपोजिट नंबर, छठा नंबर जो है हम लोग का कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य या यौगिक संख्या कहा जाता है। कंपोजिट का दो इंग्लिश याद रखिएगा, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब ये देखिए वैसी संख्या जो एक एवं खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरा कट जाए तो भाज्य संख्या कहलाता है। अब ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, 10 मीटर कटा दिए तो उसको भी कहिएगा कि ना ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा नहीं, उसका पॉइंट में नहीं आना चाहिए ना। तो भाज्य संख्या जैसे आप देख लीजिए इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, which natural numbers are divisible by 1 and more and also other number are called composite numbers as 4 6 8 9 10 12। इस तरह के जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये जो है आपका जैसे 4 देखो, 4 एक तो एक से भी कटेगा और किसी कटेगा, 2 से भी कटेगा और किसी कटेगा, 4 से भी कट रहा है, यानी एक और खुद के अलावा एक और खुद के अलावा ये दूसरे अन्य से भी कट गया, अन्य से भी कट गया। तो जो नंबर जो होते हैं एक से और खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से भी कटते हैं, ऐसे संख्याओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं, को-प्राइम नंबर। इसको हम लोग को-प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। सह अभाज्य को-प्राइम नंबर यानी वैसी संख्या जिसका HCF यानी मासा, जिसका HCF क्या हो, जिसका मासा 1 हो 1 हो होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी जिस संख्या का HCF 1 होगा, 1 1, उसको क्या कहेगा, को-प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या होता है। तो सह अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिए हैं 3, 4, इसका HCF जब निकालिएगा ना तो HCF निकालिएगा तो 3, 4 का HCF क्या होता है, आप लोग बचपन में से HCF सीखे आ रहे हो, देखिए तो क्या हो जाएगा 3, 4 का HCF जो होगा आपका। अब इसमें तो कॉमन क्या है, कुछ लिखी ना है आपको, HCF का मतलब क्या होता है, HCF, इसको भी डेप्थ में जानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाई मतलब सबसे बड़ा, कॉमन यानी दोनों में मिले, आप लिखता है गुणा। तो देखिए इसमें इसका गुणा को लिखिए 3 गुणे 1, इसका लिखिएगा 2 गुना 4, तो ये तो वैल्यू होगा, फिर वर्ग में इसके अंदर आ जाएगा 2 गुना 4 चलेगा। तो देखिए इसमें मिल क्या रहा है, कॉमन क्या है, कॉमन आपको 1 इधर भी दिख रहा है, 1 इधर भी दिख रहा है, यानी इसका HCF का हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी अब ऐसी पेयर, ऐसा जोड़ा, ऐसा तुलना को क्या कहिएगा, आप कहिएगा को-प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, है ना, जिसका क्या हो HCF क्या हो 1 हो, जिसका HCF क्या होता है 1, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है को-प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में डायरेक्ट कैसे कहेंगे, those numbers which HCF as 1 called co-prime numbers। ये वैसी संख्या जिसका HCF क्या होता है 1 होता है, उसको को-प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपको ये बताया, और जैसे 9 और 4 का भी आप लोग निकालिएगा ऐसे, तो वो भी है और ऐसे बहुत सारे जोड़े होते हैं, इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग का बेसिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते समझते हैं थ्योरी ऑफ रियल नंबर। यहाँ बोर्ड की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा यहाँ पे,
है ना, थ्योरी ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या का जो थ्योरम है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्योंकि उससे पहले एक माइंड मैप हम आपको बनाने निकाले हैं, नहीं तो चीजें थोड़ा आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम माइंड मैप को समझें तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने बताया था कितने टाइप के, 2 टाइप के बताया था। कौन कौन? एक बताया था आपका रियल नंबर, एक बताया था आपको इमेजिनरी नंबर। उसके बाद से आपको बताया था कि ये भी 2 टाइप का हो गया था। एक हो गया था रेशनल नंबर, एक हो गया था इरेशनल नंबर। हिंदी में लिखते चलते हैं सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। चलिए इसको देखिए परिमेय संख्या, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, और फिर बताएंगे हम लोग का परिमेय भी 2 तरह का हो जाता है। कौन कौन? तो आपको बताया था एक भिन्न संख्या जिसको हम लोग फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर, और एक हो जाता है आपका इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक हो जाता है। अब जैसे हम क्या बताते हैं, ये बताए थे आपका, अब देखिए इसको हम सिंबल वाइज क्या करते हैं, थोड़ा उसको समझ लीजिए। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से इंडिकेट करते हैं, सी से इसको इंडिकेट करते हैं। इसको हम रियल नंबर को आर से इंडिकेट किया जाता है, तो आर में जैसे भी क्या हो सकता है, 1 2 -1 √2, इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या होगी। जबकि काल्पनिक में हम बताए थे √-1 √-2 √-3, इस तरह की जो संख्याएं होती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, आई से या जे से। आई या जे से इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जो इसका पहचान है कि ये रूट क्या होगा और माइनस होगा। और इसके परिमेय संख्या बताया कि आपको क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q पूर्णांक हो और q दशमलव इक्वल टू 0, जैसे 1/2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। कितना लिखेगा आपने, इतना समझने के लिए काफी है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, देखिए अपरिमेय संख्या, इसका हमने बताया था कि p by q के रूप में तो इसको नहीं लिखा जा सकता है, और q जहां पे q का वैल्यू क्या कभी भी 0 नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। फ्रैक्शन में बताया कि इसे p by q के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन q का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 0 रख सकते हो। इसलिए जैसे कि आप इसके अंदर जैसे भी क्या हो सकता है, जैसे आप हो सकता है 0 1 3 1/3, इस तरह की संख्या को आप क्या कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हो, है ना। अपूर्णांक देखिए, अपूर्णांक हमने बताया था इसके अंदर 3 संख्याएं आ जाती है। इंटीजर के अंदर कितनी संख्या आ जाएगी, 3। पहला हो जाएगा इसके अंदर जो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर 0 या पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंटीजर, 0 इंटीजर, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेगेटिव।
नेगेटिव इंटीजर माइनस वाला है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा प्लस वाला नेगेटिव है तो आप जैसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। इसके अंदर क्या हो जाएगा 0 केवल हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा -1 -2 -3 इस तरह के डॉट डॉट कहां जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा। ये हम लोग का एक माइंड गेम हो गया है ना। अब इसके बाद से थोड़ा चीजें और भी समझ लो और ध्यान दो। अब किसी संख्या को ध्यान दो तो क्या बोलते हैं ये जो पॉजिटिव नंबर है ना इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है जबकि जब इसमें जोड़ दोगे अब इस प्राकृतिक संख्या में किसको जोड़ दो 0 को क्या करते हैं जोड़ दिए इससे बनने वाले संख्या को हम क्या कहते हैं होल नंबर। इसको कहते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या कहा जाता है। और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पूर्णांक बन जाएगा। ये हो गया आपका एक माइंड है ना जो आप इसको चीजों को याद रखिएगा कैसे क्या होता है। चलिए अब अपने सिलेबस पे आते हैं। ये चीजें हम लोग देख लिए हैं। बेसिक थ्योरी हाँ क्या से बात थ्योरी ऑफ रियल नंबर यानी वह संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक है जहां q 0 यानी मतलब यहाँ पे नेवर 0 यानी q का वैल्यू है। सबसे पहले हम लोग इसमें डेफिनेशन है परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या डैश इज प्रॉपर्टी के परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं वह संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक है एवं q does not equal to 0 यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए सदैव क्या होना चाहिए 0 के अलावा -1 कुछ हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। कुछ जैसे परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण देखते हैं 1/3 -3/7 डॉट 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 √4 भी क्या है एक परिमेय संख्या क्यों है क्योंकि हम लोग √4 जो है आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है देखो ये बेचारा दो भाग में टूट जाएगा दो 4 में टूट गया। अभी जैसे जोड़ा बना मित्र एक लात मारेगा और बॉडी निकल जाएगा तो अगर रूट गायब हो गया है ना रूट का ये होता है कि दो में से एक बाहर निकल गया तो एक दो हो गया इसलिए रूट क्या है रूट यानी परिमेय संख्या है तो रूट में घबराने का ना रूट में भी परिमेय संख्या होता है जितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है सब रूट में उसका कैसा परिमेय संख्या 0 और पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है। 0 और साथ ही पूर्णांक भी क्या है एक परिमेय संख्या है। नोट में याद रखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है दशमलव प्रसार वो अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है। शांत यानी टर्मिनेटिंग होता है या अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है या तो शांत होगा या अशांत होगा तो आवर्ती होगा यानी रिपीट करेगा बार बार आएगा। यानी भाग किसी के भाग देंगे ना जैसे 1/3 है इसको थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है देखिए जैसे 1/3 है इसको भाग दीजिएगा दशमलव प्रसार यानी दशमलव कहां हो जाएगा क्या होगा 1/3 है तो ये जाता आएगा कई बार में पहले तो दशमलव 0 लगेगा तो 10 हो गया फिर आपने भी दिया 9 हो जाएगा 9 फिर ये आता ही जाएगा। अभी निशान नंबर है कि बार बार आ रहा है इसका दशमलव प्रसार दिख रहे हो कहां होगा ई जो है अशांत है ये डूबेगा हो रहा है भागते जा रहे इसमें कितना बार अंदर घटाएगा
तो भाग रहा है तो इसको कहते हैं अशांत। ये शांत नहीं है, चलता जा रहा है। और इसका मतलब है आवर्ती। जब आवर्ती का मतलब हो जाएगा रिपीट कर रहा है। कहां पर है रिपीट? देखो 3 पे बार लगा देंगे हम इसको, बार यानी बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे है ना, या ऐसे लिखेंगे 10 लगा देंगे ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे सब यानी परिवेश संख्या का जो 10 भाग में जो आएगा या तो शांत होगा या विचारा के बाद पड़ जाएगा, या तो जो नहीं कटेगा वो रिपीट करेगा। सेकंड नंबर को क्या करेगा? सेकंड डिजिट को रिपीट करेगा। ऐसे 2 तरह का हो सकता है। यानी परिवेश संख्या का डेसिमल एक्सप्रेशन 10% का 2 तरह का हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखा लिख भी दिया है परिवेश संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। और शांत में देखिए 125 बटा 123 बटा 125, 123 बटा 125 का ध्यान दीजिए। जब आप 123 बटा 125 भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.984। क्या आएगा? 0.984 जो कि क्या है, जो ये इतना के बाद कट जा रहा है, कंप्लीट कट गया। और कंप्लीट कट जाने के बाद ये हो गया शांत, क्योंकि आ नहीं रहा है, कट गया, और भी आना चाहिए था। अब उसी प्रकार से आप इसको कीजिएगा, जैसे 18 बटा 4 और इसको भाग दीजिएगा 4.5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4.5 हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार, जो कि कट गया, रिपीट नहीं कर रहा है, तो शांत हो कैसे? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए। अब होता है नेक्स्ट हम लोग का आसान आवर्ती दशमलव प्रसार, जैसे 11 बटा 3। अब 11 को भाग दे रहे हैं तो 11 को भाग दीजिएगा, लिखा आएगा पहले 3 बार में जाएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18 बबुला आता ही जा रहा है। 6 यानी 3.6 बार पढ़ सकते हैं। बार मतलब बार बार आएगा, मीडिया पर जो डंडा फेंक दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं कि बार बार आएगा, रिपीट करेगा, इसका मतलब होता है। तब देखो अब ये जो है बबुला इसका दशमलव प्रसार तो भागे जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जब रुकता ना है उसको शांत कहिएगा, इसको क्या कहिएगा? अशांत। अशांत है आवर्ती का एक और है, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट करने वाला, तो रिपीट कर रहा है आवर्त रहा है, आवर्त है आवर्ती मतलब आएगा, एक उसको क्या होगा? बार बार आएगा, तो इसको क्या कहिएगा? आवर्ती। उसी तरह से इसका देख लीजिए, यहाँ पर 1/7 को जब भाग दोगे तो 14 28 57 आएगा, और फिर 7 7 का हो जाएगा, रिपीट करते आएगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं बाबू? आसान आवर्ती दशमलव। चलिए अब इसके बाद देखिए परिमेय संख्या का ये चीजें हम जान गए। अब थोड़ा जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, जिसको कहते हैं डेफिनेशन याद रखिए, वैसी संख्या जिसकी वैल्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां की वैल्यू में क्यों ना मिले, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0। कोई हीरो इन्हें ध्यान दो, और क्यों जो है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यों का वैल्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी एज अंडर रूट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट स्क्वायर नंबर, जैसे कि अभी हम आपको इधर बता दिए कि इम्पोर्टेंट स्क्वायर नंबर क्या है, उसको डिब्बा में रख दी, उपचा में रख दो, ये उपचा में रखा गया है, ये सब के सब क्या हो गया? हुआ अपरिमेय संख्या हो गया ना। अभी हम लोग एक नोट याद रखना, पाई भी एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हुआ पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। चलिए और बढ़िया, ना समझ में आया होगा, हम आगे चलते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये बबुला अशांत होता है और प्लस में आवर्ती अनावर्ती, आवर्ती ना होगा, रिपीट करेगा, रिपीट ना अनावर्ती होता है। हुआ रिपीट करेगा तो बैठोगे सेम डिजिट ना रिपीट करता है। जैसे आप देख सकते हो परिमेय संख्या दरिया, जैसे देख लो मैं आपको जैसे रूट 2 का वैल्यू दिखा दे रहा हूं, ठीक है? आप पढ़े होंगे रूट 2 का वैल्यू
रूट 2 का वैल्यू होता है 1.142। ऐसे करके इसे नंबर आ ही जाता है, तो करता ही नहीं है, इसलिए रूट बाई 2 का हो गया अपरिमेय होगा, अपरिमेय भी होगा तो कैसे होगा, इसका दशमलव प्रचार जो होगा अशांत होगा, क्योंकि ई क्या हो रहा है, कभी अलग अलग नंबर सब आ रहा है भाग देने को इसका वैल्यू, है ना। आप समझो नेक्स्ट चीज बाबू, अपरिमेय संख्या इतना ही। अपरिमेय संख्या क्या होता है, बस अपरिमेय संख्या का डिवीजन करना है और उसका दशमलव प्रचार शांत होगा कि अशांत होगा, तो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अब समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो हमारा चैप्टर का ही नाम है, इस अध्याय का ही नाम है क्या चीज, वास्तविक संख्या। इसको बिल्कुल याद रखिए मित्रों, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये समूह को ही कहा जाता है वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 1/-, -1/2, -3/4, 0, 19, 30 सब के सब सारे नंबर क्या है, सारे नंबर बाबू वास्तविक संख्या है। अब देखिए एल्गोरिथम किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्गोरिथम क्या है, तो ध्यान दीजिए, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, तो एक बाबू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, हल निकालते हैं, जटिल समस्या का समाधान करते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। और प्रमेय का क्या होता है, तो प्रमेय का याद रखिएगा, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके मदद से किसी दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। प्रमेय का क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब समझते हैं डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता तो क्या है। डिविजिबिलिटी ध्यान से समझिए, ये चीजें आपको बहुत बार ये कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि पूर्णांक a और b यानी q जहाँ पर 0, मतलब q का वैल्यू जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, के लिए पूर्णांक q ऐसा मिले कि b बराबर a हो तो a b को विभाजित करेगा, यानी a b को विभाजित करेगा या b a से विभाज्य है। जैसे समझिए इसको, जैसे मैं यहाँ पे लिया 4,20, ये 4,20 जो है डिविजिबिलिटी कैसे होगा, अब जब हम इसको बढ़ता तो ये हमारा क्या हो जाएगा a और ये हो गया हमारा b, तो हम क्या कर देंगे, b को कर देंगे घर में ऐसे और a से भाग दे रहे हैं, देखिए क्या आ जाएगा 20/4, यानी ये हो गया आपका कितना, तो ये जो आपका फैक्टर फिर 20 बराबर लिखोगे ऐसे, 20 बराबर करेंगे 4 × 5, तो ये जो है ना, ये तो आपका b हो गया, ये हो गया a और ये हो गया आपका q, इसी को तो क्वोशिएंट कहते हैं, क्वोशिएंट यानी भागफल। ये भागफल ही जो है ना, यही क्या है यहाँ पर ये है, यानी b बराबर a, यानी q एक ऐसा संख्या है जो क्या कहलाता है, किसी भी नंबर का भाजक को कहलाता है, डिविजिबिलिटी कहलाता है। यहाँ पर आपका इसका भी 0 कभी नहीं होगा, वेयर a never equal to 0, यानी कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है। अब इसमें ये समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम 2-3 बातें बोल सकते हैं। यानी 4 × 20 को क्या कर विभाजित करता है, 4 में 5 से भाग से विभाजित करता है, या ये भी कर सकते हो कि 20 4 से विभाज्य है, 20 क्या है 4 से विभाज्य है, भाग होता है, या ये कर सकते हो कि b को 4 का गुणज कर सकते हैं या अपवर्तक कहा जाता है। अपवर्तक गुणज है मल्टी, इसको क्या कहेंगे, इसको मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। और 4 को 20 का भाज्य या अपवर्तक कहा जा सकता है। अपवर्तक का मतलब डिवाइजर, क्या कहा जा सकता है, डिवाइजर कहा जा सकता है। इस तरह नोट ये 4 चीजें आप इनसे क्या बोल सकते हो,
ये जो है 4 20 को काट रहा है, इसमें 20 4 से भाज्य है, या 20 जो है 4 का गुणक है, या 4 जो है 20 का भाजक है। इस तरह की चीजें आप इस कंटेंट से क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट से बना सकते हो। नेक्स्ट इज नोट, याद कर रखना 0 यानी 1 गुणे 0 बराबर 0, ये सभी अशून्य पूर्णांक 0 को विभाजित करता है। इन दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी अशून्य पूर्णांक जिसका अशून्य पूर्णांक मतलब जैसे कि मैंने -8 ले लिया, ये भी क्या है 0 को काटता है, 0 से ये क्या है 0 से, ये भी जो है 0 से भाज्य है। सभी जितने भी अशून्य पूर्णांक होते हैं वो सब किससे काटेगा, भाग लग सकता है, 0 से उसमें भाग लग सकता है। नोट कीजिएगा कि इस फॉर्म के जो भी होते हैं ना, जैसे d गुणे a, इस फॉर्म के पास गुणे a, फिर ऐसे a गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसको हम लोग बोलते हैं तो इम्प्रॉपर डिवाइडर। जो हमारा डिवाइडर होता है वो दो टाइप का, एक होता है प्रॉपर डिवाइडर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर डिवाइडर। यानी जो b गुणे a के फॉर्म में होगा, यानी यहाँ पर b के जगह कोई नंबर और यहाँ पर आपका जो कोशिएंट होता है यानी भागफल होगा, क्या भागफल कोशिएंट, ये आपका 1 1 1 1 1 आएगा। तो ऐसी संख्या को इम्प्रॉपर डिवाइडर कहते हैं, इम्प्रॉपर डिवाइडर। और इसको देखिए अगर इस फॉर्म में होगा तो b बराबर a यानी जैसे 40, तो इसको 8 गुणे 5 फिर 10 का, यानी आप इसका जो है यहाँ पर एक आ रहा था, उसके बाद यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ इसका कोशिएंट भागफल क्या हो रहा है अलग अलग, इसका भागफल क्या आ रहा है अलग अलग। ऐसे भागफल जब अलग अलग आते हैं इसको हम कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर। क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर डिवाइडर। तो डिवाइडर कितने तरह के इसको ध्यान दो, डिवाइडर जो होते हैं हमारा वो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के डिवाइडर होते हैं, फर्स्ट इम्प्रॉपर सेकंड प्रॉपर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विरोधाभास द्वारा प्रमाणित के बारे में जानते हैं, यानी प्रूवन बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन के द्वारा हम प्रूफ देखने वाले हैं। यह अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बाबू हम लोग विरोधाभास द्वारा प्रमाणित किस चीज को करते हैं, तो परिमेय और जो परिमेय संख्या होता है उसको परिमेयता सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विरोधाभास द्वारा किसी चीजों को प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं। यूक्लिड का भाग लेना या भाग विभाजन प्रमेय या भाग एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है इसके बारे में आप समझते हैं। ये आप लोग हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए क्या, यूक्लिड का भाग लेना, इंग्लिश में इसको लेना कहते हैं, हिंदी में इसको विभाजन कहते हैं, या प्रमेय कहते हैं, या भाग एल्गोरिथम कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a बराबर b प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, q जहां q क्या है, कोशिएंट क्या है आपका, q क्या है कोशिएंट है, r आपका रिमाइंडर है। सो देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इस कंटेंट को याद रखना बाबू, क्या बोलते हैं, a बराबर b प्लस r, जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, इसको क्या कहते हैं, इसका लेस देन का मतलब समझिए कि 0 इसका विभव होगा छोटा होगा, या r जो है r बिचौलिया, इसका r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या b के लेकिन हमेशा छोटा ही होगा, b से क्या होगा r का वैल्यू छोटा क्या होगा, छोटा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर, इसका मतलब ये हुआ बराबर इक्वल होगा, बराबर होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें कंसेप्चुअल है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे आप भाग देते होंगे ना, इस तरीके से भाग देते होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेड, इसको बोलते हैं डिवाइजर,
इसको बोलते हैं कोशिएंट। और फिर जो यहाँ पर बच जाता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक, इसको भाज्य और इसको शेषफल, और ये आपका भागफल। भागफल तो इस तरीके की चीजें जो है भाग में किए होंगे। तो देखो यहाँ पर सो डिवाइडेड जो होगा वो इक्वल होगा, डिवाइडर गुणे कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य जो है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। जिसे हम कोई नंबर ले लेते हैं a, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 8 हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो ये बराबर कैसे, एक्चुअली थोड़ा वो लेते हैं जिसमें थोड़ा रिमाइंडर भी बचे, जैसे 7 हो गया, इसको डिवाइड कीजिए आप 20 से, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स x 1 कैरी रिमाइंडर हो गया। तब इसको देखो प्रूव करो, जैसे यहाँ डी करता है इनमें समझ लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, डिवाइडेड, तो डिवाइडेड बीच वाला होता है, तो बीच वाला लिए यहाँ 7 बराबर कह रहा है, डिवाइजर क्या होता है आपका 3 है, 3 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कह रहे हैं। अब क्या कोशिएंट, हम लोग का कोशिएंट कितना है 2 प्लस में रिमाइंडर कह रहे हैं इक्वल है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 गुना की चीज एक साथ करेक्ट है। यानी क्या होता है, अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। जैसे यहाँ पर 36 काम करके दिखाया है, यहाँ पर 36 का क्या कर सकते हो, भाग दोगे 2, 5 से कितने बन जाएगा 7 बने, 7 प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर ये जो होगा हम लोग का a है, यहाँ पर ये क्या है b है, यहाँ पर ये q है और यहाँ पर ये r। तो आपको अब ये एल्गोरिथम जो है आपका ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वहां पर ये चीजें अब आंसर याद करना पड़ेगा। पहला वाला जो क्या होता है a, और ये वाला जो होता है पार्ट b, जिसे हम लोग भाजक, जिसे भाग देते हैं ना वो क्या हो जाता है b, और q जो होता है हमारा कोशिएंट होता है, और शेषफल होता है वो r, उसको r से डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम लोग 4 को इसी फॉर्म में लिखे हैं, इसके फॉर्म में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, देखिए हमने क्या कर दिया 19 गुणे 0 प्लस 4 कर दिया, यानी ये भी बराबर है, 4 ये भी लिखा गया है, b 4 लिखा गया है, लेकिन यहाँ हम b को बढ़कर देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि b जो है ग्रेटर देन है किससे, a। अब यहाँ देखिए एक और चीज हो सकता है, 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 27 प्लस 0 शेषफल, यानी शेषफल कभी नंबर में भी आ सकता है, कभी शेषफल ऐसे भी हो सकता है, यानी कभी a छोटा हो जाएगा और b बड़ा भी हो जाएगा। और देखिए b a को पूर्ण विभाजित करेगा तब क्या हो जाता है, अगर b जो है b इसको कहते हैं, a इसको, ये q है और ये r है। तो देखिए यहाँ से b a को पूर्ण विभाजित करेगा तब क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। यानी शेषफल 0 कब होता है, जब ये आपका b इनका को क्या कर दे, पूरा पूरा काट दे, यानी भाग लग जाए, तब हम लोग का रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नोट, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, आप ऑलरेडी जानते हो ना। भाजक देखो, भाजक जो है शेषफल से बड़ा होता है। यहाँ पर देखो भाजक मेरा कितना 19 है और शेषफल मेरा 4 है, बड़ा ही है। यहाँ पे भाजक मेरा क्या 5, शेषफल 1 है, बड़ा ही भाजक। यहाँ पर देखो भाजक 3 है, शेषफल 0 है। यानी एक चीज तो ये सिद्ध होता है कि भाजक जो होता है वो हमेशा शेषफल से क्या होता है, बढ़ता चुका होता है। अब चलिए इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, महत्तम समापवर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिथम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आईएस। थोड़ा सा इस स्पेलिंग मिस्टेक है, माइनस कर लीजिएगा। हाईएस्ट पूरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन
डिवाइजर, इसको हम लोग एचसीएफ या जीसीडी के नाम से जाना जाता है। एचसीएफ का दूसरा नाम क्या होता है? जीसीडी, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b का मौसा हुआ बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो a और b को दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। सबसे पहले तो एचसीएफ का डेफिनेशन जानेंगे। एचसीएफ कहते हैं किसको है? एचसीएफ, ध्यान दीजिए मित्रों, एचसीएफ वह संख्या होता है जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का वैसा अंक, वैसा संख्या जो दोनों को पूरा पूरा क्या करे? पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरा पूरा काटे। तो वैसी संख्या को हम कहते हैं एचसीएफ। क्या बोलेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? मौसा क्या है? तो पूछेंगे तो जवाब क्या दीजिएगा? तो ये दो धनात्मक पूर्णांकों का वैसा संख्या, मतलब वैसा संख्या जो दोनों दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, उसको हम क्या कहेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या। याद रखना, बड़ी से बड़ी संख्या वह संख्या, जैसे कोई मेरे संख्या a है तो b है और इसका मुझे मौसा चाहिए, तो वो दोनों का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा। दोनों का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो कि दोनों को ऊपर काट दे, यानी बढ़िया से काट दे। जैसे आप देखो यहाँ पर कुछ लिखे, जैसे a और b का मौसा को मौसा देखो, इसको सिंबल कैसे किया जाता है वो भी थोड़ा पहले समझ लो, बात एग्जांपल के साथ समझाते हैं। देखिए, मौसा काटने कैसे है तो ये तो समझ में आया ना कि यानी किसी भी दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों या जो सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती है? काट देती है, विभाजित कर देती है। बड़ी सी बड़ी नामे है आई एस यानी ऊंचा बड़ा। ए और बी को मौसा को हम लोग किस रूप में डिनोट कर सकते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? तो मौसा ही का लिख देते हैं, ब्रैकेट में a का b लिख देते हैं, या इंग्लिश में लिखा जाता है HCA ब्रैकेट में a का b लिख दिया जाता है, या एक और होता है GCD a का b लिख सकते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है? एचसीएफ को सूचित करते हैं। अब एचसीएफ का कुछ रूल देख लीजिए। अब इसका 4-5 रूल होता है एचसीएफ का। पहला रूल एचसीएफ का ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है बाबू, आप लोग सुने नहीं होंगे इस तरह का क्वेश्चन। जैसे रूल पहला का है एचसीएफ a का, यहाँ पर a कोई नेचुरल नंबर मान के चलिए तो a, 1 ऐसी कोई संख्या है जहां पर यहाँ कोई अलग नंबर यहाँ पर 1 हो, तो फिर बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एचसीएफ सदैव 1 होगा, बिना देखे। देखिए दम आंख में के दम मार देना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी जब पूछते हैं कि बताइए एचसीएफ 5, 1 का एचसीएफ क्या होगा, तो जवाब क्या दीजिएगा? 1 होगा। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? एचसीएफ a, यानी सेम संख्या, इनका जो संख्या है वही संख्या इनका हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा? वही हो जाएगा। जैसे एचसीएफ 5, 5 एचसीएफ क्या होगा? 5 ही होगा। अब तीसरा नियम क्या है? एचसीएफ a, 0 यानी 1 और 0 का एचसीएफ क्या होता है? तो a होता है, क्योंकि अभी हम आपको ऊपर पढ़ाए हैं कि a जो होता है, 0 जो होता है सभी संख्याओं को क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है। तो क्या a को विभाजित नहीं करेगा? जब a को विभाजित करेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका a हो जाएगा। जैसे 5, जैसे 5 क्या हो गया? 5 और 0, तो 5 ऐसे क्या होगा? 5, क्योंकि 5 के अंदर भी क्या गुणा है? ये 0 गुणा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका फैक्टर 5 का भी फैक्टर क्या है? 5 का भी फैक्टर आपका 0 है। लास्ट रूल है रूल नंबर 4, HCF a, b बराबर ही होगा HCF b, a, यानी इसको उलट देने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो संख्या a, b होगा इसको उलट दिए तो इसका HCF में कोई अंतर आएगा? नहीं, एक ही होगा। जैसे देखिए इसे 5, 1 का HCF क्या होता है? 5, 1 HCF 1 होता है। उसी तरह से HCF 1, 5 का भी HCF क्या होगा? ध्यान से देखो, जैसे 5, 1 इसमें कॉमन क्या है? एक ही है, इसमें भी कॉमन क्या है? एक ही है। इस तरह दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, बराबर हो गया, है ना? इसके बाद
देखिए, दो धन पूर्णांकों के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। अब देखिए, आप यूक्लिड साहब ने एक क्या किया है, एक विभाजन प्रमेय दिए हैं, एक एल्गोरिथम दिए हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अभी भी पता है एल्गोरिथम क्या होता है, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जैसे किसी अन्य प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है। तो देखिए, उन्होंने एक क्या दिया है यूक्लिड साहब ने, एक एल्गोरिथम दिए जिस एल्गोरिथम का नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या नाम है? यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम उसका नाम है। अब देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम आपको 3 स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप कि यूक्लिड के स्टेटमेंट के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार ए बराबर क्या होता है, d प्लस r, जहां r होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होगा। ये अप्लाई करना है हमें किस के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। सबसे पहले हमें ये अप्लाई करना है। दूसरा स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप को क्या करना है, b जो होता है भाज्य बन जाता है, और r जो है, ये r जो है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाएगा। भाजक बोले तो डिवाइजर बन जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है कि एल्गोरिथम का प्रयोग तब तक करें जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। इस एल्गोरिथम का प्रयोग तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर शेष क्या हो जाए, 0 आ जाए। नोट, शेष 0 करने वाले इस भाजक को ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं। क्या कहा जाता है, जो हम आपको काट के पता है कि 0 ला दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन के जो समझते हैं, जो मतलब वैसा संख्या जो काट के जो भाग दिया और कटने के बाद